ओके सो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है जाहिर सी बात है। कल हम लोगों ने एरियर पढ़ लिया था, एरियर के आगे पढ़ना था। एरियर पढ़ लिया था, अनरिलाइज पढ़ लिया था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पढ़ लिया था। आज का हम लोग का जो टॉपिक है उसके आगे हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज। ओके, वैकेंसी। हम लोग का जो टॉपिक है आज वैकेंसी था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी सर करेंगे। जी हाँ, बताइए। सर एरियर एक बार और बता दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। चलिए ठीक है, मैं एरियर एक बार और आपको कवर कर देता हूँ। एरियर रेंट रिसीव क्या होता है? देखिए, दो चीज़ों में फ़र्क करना सीखिए। कई लोग जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं अनरियलाइज रेंट में, ठीक है, और एक होता है एरियर रेंट में। अगर मैं मकान मालिक हूँ, अगर मैं मकान मालिक हूँ और आप मेरे किराएदार हो, अगर आप किराया नहीं देते और भाग जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड अनरियलाइज रेंट। वो तो रियलाइज हुआ ही नहीं। लेकिन अगर आप क्या कहते हो कि ठीक है, किराया जो बढ़ा हुआ किराया है या जो भी है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं एरियर लगा रहा हूँ। जस्ट लाइक इस समय कोविड एपिडेमिक है, इसके कारण आप पूरा किराया मुझे नहीं दे पा रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, जब हालात सुधरेंगे मैं आपको ये फिलहाल एरियर अब लगा देता हूँ। आपका रेंट अगर 12,000 है तो मैं आपको सिर्फ 6,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ। 6,000 रुपये में एरियर लगा दे रहा हूँ। एरियर आपको तब कर दूंगा जब हालात सुधरेंगे या चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो उसको हम लोग एरियर कहते हैं। या फिर हमारे तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि तुम हर साल 20% के रेट से रेंट या 10% के रेट से रेंट बढ़ाओगे, है ना। सो मैंने मतलब वादा किया था कि मतलब मैंने एग्रीमेंट किया था तुमसे कि 10% के रेट से हर साल क्या होंगे, रेंट बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही साल खत्म हुआ उसके बाद फिर अगले महीने भी तुम पुराने ही रेंट दे रहे हो। ओके, तो हम लोगों में क्या हुआ, जाहिर सी बात है, फिर मैं क्या कर दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस कर दिया। केस चला 2 साल। फिर 2 साल के बाद जजमेंट आया कि 10% तुम्हें इंक्रीमेंट जो बढ़ी हुई है रेंट वो तुम्हें देना पड़ेगा मुझे। फिर तुम वो 10% जो भी बढ़ा हुआ है रेंट है जब भी दोगे उस साल वो टैक्सेबल होगा। जब तक वो नहीं मिला था, एरियर था, उसको एरियर की तरह ट्रीट किया गवर्नमेंट ने, लॉ ने, मतलब कोर्ट ने आदेश दिया कि ये एरियर रेंट है और इसको आप किराएदार को, मकान मालिक को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक नहीं मिला था तो टैक्स देना नहीं पड़ा। लेकिन जब क्या हुआ, जब मिलेगा तो वो टैक्स हमें देना पड़ेगा एरियर रेंट पे, ठीक है। तो दोनों में कुछ फ़र्क समझ में आया अंकुर? अनरियलाइज रेंट और एरियर रेंट में क्या फ़र्क है? हम्म। सर एरियर जो होता है हम्म। वो जैसे अगर जो पेमेंट नहीं करता वो बाद में पेमेंट करेगा तो उसके बाद हम उस पे चार्ज मतलब टैक्स लगा देंगे। हाँ, जब मिलेगा वो और एरियर रेंट। अनरियलाइज्ड ये है। अनरियलाइज रेंट अगर। और अनरियलाइज्ड हम्म। सर जैसे कोई हमारा रेंट लेके भाग गया उसके बाद आएगा फिर वो पे करेगा तो उसके बाद हमें टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो ये बस दिक्कत ये यहाँ पे बस एक चीज़ होता है कि जब अनरियलाइज रेंट जिस साल हुआ था उस साल आपको डिडक्शन मिला था, गवर्नमेंट ने अगर डिडक्शन दिया था, ठीक है, चलो अनरियलाइज रेंट, तुम्हारा रेंट नहीं वसूल हो पाया तो हम उस रेंट पे टैक्स ले ही नहीं सकते। अगर उस समय हमें गवर्नमेंट ने रिडक्शन दे दिया था तो कल को जब वो रिकवरी होती है रेंट की, अनरियलाइज रेंट की, कल को जब वो रिकवरी होगी तो उस पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा। क्यों अंकुर, सही है कि नहीं सही है? यस सर। लेकिन अगर जब अनरियलाइज रेंट हुआ था और मैं चिल्ला रहा था गवर्नमेंट के सामने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि भैया मेरा अनरियलाइज रेंट, मेरे को रेंट नहीं मिला, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान ही नहीं रही है कि अनरियलाइज रेंट हुआ है, और उस साल टैक्स ले ली थी, और फिर अभी जा करके मेरे को अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ, तो क्या अब टैक्स देना होगा? नो सर। नहीं ना, क्योंकि उसी समय गवर्नमेंट ने डिडक्शन ही नहीं दिया। डिडक्शन नहीं दिया तो कहाँ का टैक्स, है ना। समझे कि नहीं समझे? चलिए, यस सर। तो अब आज हम लोग का वैकेंसी, चलिए वैकेंसी का केस हम लोग कवर करते हैं आज। व्हाट इज़ वैकेंसी, इसको हम लोग देखेंगे एक्सेल पर। तो जीएवी कैलकुलेशन में ही हम लोग को है। जीवी की कैलकुलेशन एक बार फिर से हमें रिपीट करना होगा। अच्छा, जीवी कैलकुलेशन से पहले मेरे को याद आ रहा है कि मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था। हम्म, किसी ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है? किए हो तो व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप कर रही हो?
ठीक है, आप लोगों को करना चाहिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन 1 असाइनमेंट का मैंने होमवर्क दिया था। देखिए, भेज रही है वैष्णवी जी, सॉरी नेहा। ओके, रिसीव्ड हो गया। सो चलिए देखते हैं क्या सॉल्व किया इन्होंने। ओके, सो इन्होंने सबसे पहले जीएवी कैलकुलेट किया है। अच्छा नहीं, नीचे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू इन्होंने दिखाया 1,90,000 रुपये, और फेयर रेंट जो था 2 लाख रुपये, विच एवर इज हायर। तो हायर देखा इन्होंने 2 लाख है, चलो बहुत सही। फिर आंसर में स्टेप 1, फिर इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया, जो दोनों में से कम होगा। 1,75,000, बहुत अच्छे। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपेयर किया इन्होंने, तो एक्चुअल रेंट इज हायर, सो हियर इज 192। 192 इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बहुत सही, बहुत बढ़िया। फिर अब इन्होंने देखो ऊपर इन्होंने कंप्यूटेशन क्लियर कर दिया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 1,92,000 रुपीज़, उसमें से लेस हो गया म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई, ठीक है ना, ओनर। ओनर ने कितना म्यूनिसिपल टैक्स दिया? 69, पूरा डिडक्शन दे दिया। नेहा, नेहा, यस सर। 69 यस में सर। 33,000 रुपये तो पिछले 2 सालों का है ना। तो सर वो तो एरियर था ना, तो उसको हम इस साल दिखाएंगे नहीं है तो। बिल्कुल सही। उससे कोई लेना देना नहीं, पिछले सालों का हो चाहे कहीं का भी हो, जितना पेड होगा उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू आ गई 1,23,000। डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 ए में, डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड एक्शन 30% ऑफ एन एवी। 1,23,000 का 30% आता है 36,900, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कुछ है नहीं, कुछ नहीं डिडक्शन मिलेगा। घूम फिर के टोटल मिला के 86,100 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा नेहा, शाबाश। अब थैंक बस यू यहाँ सर। पे जब 86,100 लिखते हो आप, तो उसके नीचे डबल अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है, वो अच्छा लगता है टोटल। ओके। ओके, चलो बाय। अब ये हम लोग इनका होमवर्क छोड़ते हैं, यानी होमवर्क इन्होंने अच्छे से किया। अब आते हैं हम लोग वापस, सॉरी वैकेंसी वाला केस हम लोग पढ़ने जाते हैं। तो जब अभी जैसे इन्होंने यहाँ पे आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि जीएबी हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे थे। तो जीएबी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर रहे थे, तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए ये 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए: फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हम लोग फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में कंपैरिजन करते हैं, जो दोनों में से हायर हो। फिर सेकंड नंबर आंसर स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट में कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लोअर, वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इतना रेंट मिलना चाहिए। फिर थर्ड स्टेप में हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट पे कंपेयर करते थे, विच एवर इज हायर, दैट इज द जीएवी। बस यहीं पे हमारा थर्ड स्टेप में थोड़ा सा चेंजेस होगा इन द केस ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं, यानी हम लोग फिर से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ध्यान रखिएगा, इन द केस ऑफ वैकेंसी। ओके, सो कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी के केस में, वैकेंसी मतलब रूम खाली रहा, मकान खाली रहा, उस समय आखिर में कंपुटेशन ऑफ जीएवी कैसे होगा। नॉर्मल प्रोसीजर वही है, यहाँ पे बस यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन, अगर एक्चुअल रेंट लेस देन है क्या,
एक्सपेक्टेड रेंट से। इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। एक्सपेक्टेड रेंट समझ रहे हैं सब लोग, इतना रेंट मिलना चाहिए था बट एक्चुअल रेंट आपको कम मिला है। अगर कभी भी एक्चुअल रेंट, ये थर्ड स्टेप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, थर्ड स्टेप की। if actual rent is less than expected rent, then we find the reason, and determine GAV as follow। ठीक है, यानी कि अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता है देन वी फाइंड द रीजन एंड डिटरमाइन GAV एज फॉलो। रेंट, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में कंपैरिजन कहाँ हो रहा था, थर्ड स्टेप में ना। यानी कि जब वैकेंसी होता है तो सेकेंड स्टेप तक तो वही पूरा चलता है, ये थर्ड स्टेप में थोड़ा सा माजरा चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दो क्या, इन थर्ड स्टेप, जाने दो, इतना समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है रीज़न। रीज़न क्या है, पहले आप रीज़न ढूंढिए। ठीक है, रीज़न ढूंढने के बाद यहाँ पे क्या होगा, GAV फिर हमको पता करना होगा GAV क्या क्या माना जाएगा। फिर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है क्या, वैकेंसी। वैकेंसी मतलब मकान खाली रहा है, इस वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। ठीक है, अगर वैकेंसी, मकान खाली रहा है इस वजह से हमारा जो रियल में किराया मिला है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तब GAV किसको मानते हैं, एक्चुअल रेंट को ही GAV मानेंगे। तो उस केस में एक्चुअल रेंट को ही हम GAV मान लेंगे, ये चीज़ ध्यान रहे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट सपोज करिए आपका है, हम लोग लेते हैं, चलो 10,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने, 1,20,000 रुपये मान लीजिए आना चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट कितना आया है, ठीक है, हम लोग को देखना है क्या, एक्चुअल रेंट कितना है। एक्चुअल रेंट जो आया है वो सपोज करिए 12,000, कितने महीने का किराया है, 9 मंथ का है। ठीक है, तो अगर एक्चुअल रेंट 12,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 9 है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ओके, इक्वल टू कितना हुआ, 108। सही है ना, 1,08,000। जरा बात जरा समझिएगा, आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया है 1,20,000 रुपये, यानी आंसर स्टेप 2 है, यानी एक्सपेक्टेड 1,20,000 रुपये आपको मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल रेंट आपको मिला कितना है, देखो 12,000 रुपये रेंट आपका था हर महीने का। ठीक है, और 12,000 में इसको मल्टीप्लाई ले, 12,000 जो है वो कितने महीने उठा, 9 मंथ ही उठा। समझ रहे हो, 9 मंथ समझ रहे हो ना सब लोग, 9 मंथ की वजह से ही 1,08,000 रुपये आया। अगर पूरे 12 महीने उठ गया होता, अगर ये मकान पूरा 12 महीना उठ गया होता तो आई थिंक 1,44,000 रुपये होता, तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता। फिलहाल एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, कारण क्या है, कारण सिंपल सा है सर, 3 महीना मकान खाली रहा। अगर ये 3 महीना खाली नहीं होता ना तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता। ठीक है, अब यहाँ बताओ GAV है क्या, तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे GAV कितना होगा, यहाँ पे GAV होगा 1,08,000। 1,08,000 यानी कि यहाँ पे वो कंपैरिजन मत करने लगना लास्ट स्टेप वाला, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर वाला नहीं करना। क्यों नहीं करना,
क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी रीजन है, और जो वैकेंसी रीजन होता है तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ जीवी इन केस ऑफ वैकेंसी, एक्चुअल रेंट हम चेक करेंगे, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, कारण अगर वैकेंसी है तो क्या करेंगे, जो एक्चुअल रेंट होगा वही जीवी हो जाएगा, सीधा सीधा। यहाँ पे बोला ना जीवी किसको मानो, एक्चुअल रेंट को ही जीवी मान लो। तो मेरे ख्याल से ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया। पहले वाले यस सर। रीजन में कहीं कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए अब क्या है, दूसरा है अदर देन वैकेंसी। ठीक है, दूसरा रीजन है अदर देन वैकेंसी, यानी वैकेंसी के अलावा कोई और रीजन है जिसकी वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कहा गया है कि एक्सपेक्टेड रेंट को ही आप क्या कर लो, जीएवी मान लो। एक्सपेक्टेड रेंट को ही क्या कर लो, जीएवी मान लो। अब यहाँ पे जा देखिए, अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, यानी कि अदर देन वैकेंसी, अगर वैकेंसी कारण नहीं है कोई और कारण है तो एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी मान लेंगे। अब यहाँ पे जा देखिए, सबसे पहले वही सेम एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कितना था, 1,20,000 रुपये। ठीक है, एक मिनट इसको अंडरलाइन कर लो, ये ऊपर का पॉइंट अलग हो गया। हाँ ठीक है, हाँ अब हम लोग बात कर रहे थे किसके, अदर देन वैकेंसी। एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 1,20,000 रुपये, और एक्चुअल रेंट देखिए कितना मिला है, एक्चुअल रेंट मिला है, देखिए एक्चुअल रेंट बेसिकली हम लोगों ने 8,000 रुपये के हिसाब से रेंट दिया है, लिया है, वसूला है पूरे 12 महीने का। कितना हो जाएगा, 96,000। अब जब देखो, क्या यहाँ पे वैकेंसी है, क्या मकान खाली रहा नो है? सर। नो सर। पूरा 12 महीना हमने किराए पे उठाया हुआ है, और तब भी हमारा 96,000 रुपये ही आ रहा है, एक्चुअल रेंट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है। कारण क्या है? तो कारण सिंपल सी दिख रही है कि आप किराया बहुत कम ले रहे हो। अब तुम किराया कम ले रहे हो या कम दिखा रहे हो, अब गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा सा शक हो जाता है, तो गवर्नमेंट कहता है तब तो भैया हम एक्चुअल रेंट नहीं, हम एक्सपेक्टेड रेंट ही देखेंगे। तो जीएवी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या बोला था, जीएवी किसको मानिएगा, अगर अदर देन वैकेंसी रीजन है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या है, जीएवी मान लिया। ये भी है। तो यहाँ पे जीएवी की वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000। हाँ बिल्कुल सही। फिर से मैं एक समझा दे रहा हूँ, अदर देन वैकेंसी रीजन है तो एक्सपेक्टेड रेंट। अब पता कैसे चलेगा कि अदर देन वैकेंसी है, अगर आपको दिख रहा है कि पूरे 12 महीने का पूरा रेंट वसूला जा रहा है ना, और फिर भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है, इसका मतलब है वैकेंसी तो रीजन हो ही नहीं सकती है इसका, क्योंकि 12 महीने का आया है, तो इसका मतलब है अदर देन वैकेंसी। अदर देन वैकेंसी मतलब बहुत रेंट बहुत कम लिया गया है, या अनरिलाइज, या इस तरह का कुछ पॉइंट है जो भी है, या आप गलत दिखाना चाह रहे हो, रेंट कम दिखाने चाह रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड। लास्ट थर्ड रीजन हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड सर पॉइंट। तो ये जो टैक्स देगा सर 1,20,000 पे, जी हाँ, 1,20,000 पे आपको कंपुटेशन करना होगा अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम का। तो सर अपने घर से देगा? घर से क्या देगा, मतलब उसे देना पड़ेगा इस पे टैक्स, क्योंकि होता है ना कि आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो बहुत कम किराया, गवर्नमेंट को यस सर। विश्वास नहीं हो रहा भाई, इससे कम किराया हो ही नहीं सकता। अब तुमसे कोई कहे बेतियाता में मैंने तुम्हें 2 रूम का मकान दिया है 2,000 रुपये में, तो तुम मानोगे? हाँ, नो सर। तब वही सारी चीजें होती है कि आप बहुत कम किराया, आप कम किराया ले रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को तो भैया कंपुटेशन गवर्नमेंट किस पे करेगा, 1,20,000 पे ही करेगा। अब तुम अपनी 50 लाख की जमीन किसी को 10 लाख में 5 लाख में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जब रजिस्ट्री की वैल्यू देखेगी तो रजिस्ट्री वैल्यू तो 50 लाख ही मानेगी, और तुमसे जो भी रजिस्ट्री का वैल्यू है ना किस पे लेगी, यस सर। 50 लाख पे लेगी। सही है कि नहीं सही है? सही है। मान लो तुम्हारे दादाजी ने, या सॉरी तुम्हारे किसी रिलेटिव ने तुम्हारे नाम पे इतनी कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एज अ गिफ्ट दे दिया तुम्हें, 10 लाख की प्रॉपर्टी यस गिफ्ट सर। दिया,
तो तुम्हें तो 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा है ना, लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री का पेमेंट होगा, रजिस्ट्री का जो पेमेंट किया जाएगा तो कितने पे देना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट कि देखो तुम एक्चुअल रेंट भले कितना भी कम लो, लेकिन उस मकान की एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट उसका 1,20,000 तो होना चाहिए। तो हम तो तुमसे टैक्स किस पे, कंपुटेशन किस पे होना है, हाउस प्रॉपर्टी का यस सर। आप जीवी पे करिए, जी सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट पे ही करिए, एक्चुअल रेंट पे मत करिए। सर रजिस्ट्री पे पैसा क्यों लगता है सर? अरे भैया तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर होगा तो नगर निगम, वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, आखिर में पैसा कहाँ से आएगा उनके पास। ठीक है, तो सब यस टैक्सेस सर। का सब रूल्स बनाए गए हुए हैं, है ना। यस सर। अब जो देखो थर्ड पॉइंट, अब इसमें है क्या, बोथ द रीजन। बोथ रीजन समझ रहे हो, यानी दोनों हो, वैकेंसी भी रीजन है, अदर देन वैकेंसी। अब इसको देखो फाइंड आउट करना बस ध्यान से। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं, और ऐसे केस में जीवी क्या मानी जाती है, अगर दोनों रीजन है, वैकेंसी भी कारण है कम होने, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड से कम है, कारण वैकेंसी भी है और अदर देन वैकेंसी भी है, तो इसको फाइंड आउट करना बस तुम्हें है, क्योंकि इसमें फाइंड करने में थोड़ा दिक्कत होती है। उसमें ऐसे केस में होगा क्या, जीवी किसको माना जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट माइनस कर देना इसमें से क्या, ठीक है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये थोड़ा सा लंबा हो गया यार, रुक जाओ, उसी को ना नीचे कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट में से माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देना है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब जो अमाउंट आएगा वही तुम्हारी जीएबी होगी। अब इसका एग्जांपल क्या देखते हैं, सेम वही एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, ठीक है, बंदी रहेगा का हो बंदी हाँ जब बनवा तो अब चलिए देखिए यहाँ पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट की बात करेंगे हम लोग। एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट देखिए क्या है, अंकुर वीडियो ऑफ ही कर लो तो अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट की बात कर रहे थे हम लोग, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब एक्चुअल रेंट देखो आया कितना है, एक्चुअल रेंट आया आपका 8,000, वो भी कितने महीने का, 10 महीने का। अब बताओ दोनों रीजन हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें बोथ द रीजन हो गया, यानी कि यहाँ पे आपका वैकेंसी भी रीजन है और अदर देन वैकेंसी भी है। कैसे, जरा समझिएगा। हम लोग को पहली चीज तो 8,000 रुपये किराया मिल रहा है, ऊपर से 10, यस सर। तो 2 महीना तो खाली रहा, वैकेंसी तो है ही, सामने सामने दिख रहा है भैया, 2 महीने का रेंट नहीं मिल, 2 महीना तो रेंट मिला ही नहीं। इसका मतलब है क्या, फिलहाल 2 महीना वैकेंसी था, 2 महीना मकान खाली रहा। दूसरा नंबर, सर अदर देन वैकेंसी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर 12 महीने का 8,000 मिलता ना तब भी 96,000 ही होता, तब भी एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे जीएवी, तो जीएवी हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट में से माइनस करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो 1,20,000 माइनस कितने महीने का किराया नहीं आया, 2 महीने का। 2 महीने का आता तो कितना आता तुम्हारे अनुसार, 16,000 रुपये। यस सर। इसमें 16,000 लेस कर लो, आया कितना, 1,04,000। ये तुम्हारी जीएवी आएगी, ठीक है। तो जीएवी यस यहाँ सर। पे कैसे आ रही है, 1,04,000 रुपये। हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट में से क्या घटा रहे हैं, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। किसी को अगर ये नहीं समझ में आया माइनस कैसे किया, 16,000 रुपये कहाँ से आया, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ।
8,000 रुपये रेंट था, 2 महीने का किराया नहीं आया, ठीक है, यानी कि 1,20,000 में से 16,000 लेस हुआ, तो आके आया है कितना, 1,04,000। समझ गए सब लोग? पीयूष? यस सर। चलिए बढ़िया। तो ये है कंपुटेशन। किस केस की बात कर रहे थे हम लोग? ये हम लोग वैकेंसी के केस की बात कर रहे हैं। जब वैकेंसी होगा देन यू हैव टू फॉलो दिस वन। अब सवाल उठता है, सर एक चीज़ बताइए, आपने जब शुरुआत में कंपुटेशन बताया था तो क्यों नहीं उसी टाइम पे बताया? मैं जानबूझ के नहीं बताता हूँ क्योंकि उस टाइम पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। आप जीवी में अब कंफ्यूज कि वैकेंसी में क्या करना है, इसमें क्या करना है, ऐसे तो आपने एक क्वेश्चन लगा दिया सिंपल सा, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक। अब वैकेंसी के केस में क्या करना है ये भी आपने समझ लिया। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको अगर देखो ये चीज़ बुक में नहीं दी है तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट अगर आप ले लो तो अच्छा है। हो सकता है नई वाली बुक में दिया हो। क्या नई वाली बुक में दिया है ये चीज़, वैकेंसी में जीवी कैसे कैलकुलेट करना है? मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेन करके नहीं दिया होगा, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो आपके फ़ायदे के लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। तो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो वैकेंसी से ही रिलेटेड है। यहाँ कह रहा है मिस्टर राहुल ओन्स अ प्रॉपर्टी पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज बिलो। म्यूनिसिपल वैल्यू है 45,000, फेयर रेंट है 3,70,000 और कितना है, स्टैंडर्ड रेंट है 60,000। एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, अपने जरा बुक में जरा देखना। तो यही क्वेश्चन है क्या राहुल, सेकंड वाला? चलो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फेयर रेंट। चलो इस सर पे हाँ बोलो। सर 3,70,000 नहीं होगा सर, 37,000 होगा शायद फेयर रेंट। चलो मैं 70,000 कर लेता हूँ, ठीक है। चलो इसी यस पे हम सर। सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ो क्या व्हाट्सएप मंगाए। अब अगर देखो यहाँ पे फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट 60,000, एक्चुअल रेंट 6,000 पर मंथ है, म्यूनिसिपल टैक्स पे 20,000 है। कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 assuming that it's remained vacant during the year for a period of 1 month or 3 months। तो दो केस में लगाना है, अगर 1 महीना खाली रहे तो क्या करेंगे, तो क्या आता जीएवी, अगर 3 महीना खाली होता तो क्या इनकम आती। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कंप्यूट करते हैं यहाँ पे। और कंप्यूटेशन के लिए याद है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेट उठा लेते हैं, इस पे हम लोग कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का काम होगा जीएवी निकालना। तो जीएवी कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम यस लोग सर। लगा रहे हैं, हाँ, अगर वैकेंसी कितना होता है, फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू। इफ हाउस इज वैकेंट फॉर फॉर 1 मंथ। 1 मंथ। सिंपल सा जीएवी हम लोग पहले निकालते हैं, ये छोड़ो, यहाँ से हटाते हैं इसको, थोड़ा नीचे रखते हैं इसको, ठीक है। पहले ये देखते हैं, इफ हाउस इज वैकेंट फॉर 1 डे, कंपुटेशन ऑफ जीएवी if house is vacant for 1 month, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखना है स्टेप 1। आपको पता है स्टेप 1 तो वही होगा, ये भी क्यों ना कॉपी कर लें, ऊपर से उठा लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये 2 स्टेप तो सेम रहने हैं ना, 2 स्टेप में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। थर्ड स्टेप से फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, तो फेयर रेंट कितना था चलिए देखते हैं। एज पर क्वेश्चन हमारा फेयर रेंट है 70,000, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू देखिए कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू देखते हैं हम लोग। म्युनिसिपल वैल्यू है आप, सॉरी, हाँ, म्युनिसिपल वैल्यू 45,000 है, 45,000। अब जो देखिए इन दोनों में से कौन अधिक है,
विच एवर इज हायर। 70,000 रुपये सर फेयर रेंट। जैसा हाई फंक्शन मैक्स फंक्शन लगा देना, क्यों सॉल्व करना आसान रहेगा। यस सर। तो कौन है मैक्सिमम 70,000। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, स्टेप 1 का आंसर वही 70,000। अब इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट जो देखिए कितना है, स्टैंडर्ड रेंट है आपका 60,000 है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ लिख देंगे 60,000। सॉल्व द विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो। तो जो दोनों में से कम हो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन लगेगा मिनिमम। तो कौन सा है 60,000, तो ये आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब हम लोग को स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 अब यहीं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब स्टेप 3 में जो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है आपका 60,000 दिस वन। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट देखते हैं, एक्चुअल रेंट कितना है। एक्चुअल रेंट जो आया है 6,000 एक महीने का किराया है। तो एक महीना खाली रहा, वैकेंसी रहा, तो चलिए इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई बाई 11। आई थिंक यहाँ पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम नहीं है, किराए मतलब वैकेंसी के बावजूद, है ना। यस सर। मतलब है यहाँ पे जीएबी कितना आएगा, 66,000। बिल्कुल सही। यहाँ पे यानी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, यहाँ पे 66,000 ही क्या है, जीएबी है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ये इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। 60,000 और जीएबी, और इसी जीएबी पे तुम कैम्पोटेशन कर दो, ठीक। अब हम लोग सेम चीज करेंगे किस पे, अगर 3 मंथ्स की वैकेंसी होती, अगर यहाँ पे 3 मंथ्स की वैकेंसी होती तो क्या होता। फर्स्ट स्टेप वही होता, सेकेंड स्टेप वही होता, थर्ड स्टेप में एक्चुअल रेंट जो था 11 महीने की जगह कितना होता, 9 महीना। 9 महीना वैकेंसी है, अगर 3 महीना वैकेंसी यानी कि 9 महीने का किराया मिला 6,000 रुपये के हिसाब से, तो देखिए कितना है, तो 54,000 रुपये है। 54। तो एक्चुअल रेंट को ही क्या कर लेंगे, जीएबी मान लेंगे। यहाँ पे देखो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, यहाँ पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हायर। यस सर। नॉर्मल फार्मूला ऊपर ठीक था, यहाँ तो सही लग रहा था क्योंकि एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड से ज्यादा था, कोई टेंशन ही नहीं था। विच एवर इज हायर इज जीएबी हो गया। अरे सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत किया है क्या, यहाँ गलत है भाई। एक्चुअल रेंट कितना होगा यहाँ पे, विच एवर इज हायर का फंक्शन लगा दो, यहाँ मैक्स फंक्शन लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। विच एवर इज हायर 66,000 इज द जीएबी, जो दोनों में से अधिक होगा। एक्चुअल रेंट यहाँ पे 66,000 था पहले, अगर एक महीना वैकेंसी था तो यहाँ पे देखिए 60,000 तो एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा था, बट आपको किराया मिला कितना, 11 महीने का 6,000 रुपये के हिसाब से 66,000 रुपये। तो यहाँ पे तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, यानी नॉर्मल फार्मूला लगेगा। नॉर्मल फार्मूला क्या है, वही विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक है 66,000, तो वो हो गया जेबी। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फेयर रेंट कितना है, ये सब तो वैसे ही है। सेकेंड स्टेप भी सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 आ गया। तो 60,000 एक्सपेक्टेड रेंट है, और आपको एक्चुअल रेंट मिला कितना है, 9,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये के हिसाब से 9 महीने का 54,000। तो यहाँ पे अगर हम लोग वही अगर फॉर्मूला अगर लगा देंगे विच एवर इज हायर वाला, तब तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि विच एवर इज हायर अगर वाला फॉर्मूला लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो यहाँ 60,000 आ जाता है जीएबी, जो कि गलत होता। यहाँ पे जीएबी कितना आएगा, एक्चुअल रेंट ही जीएबी माना जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, और कारण क्या है, वैकेंसी। क्योंकि कितना महीना खाली रहा, 3 महीना वैकेंसी रहा, इस वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। अगर ये 3 महीना खाली नहीं होता, 12 महीना पूरा उठाते तो 12 चेक 72 नहीं 72,000 होता। तो यहाँ पे अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो एक कारण क्या है,
वैकेंसी। और जब वैकेंसी होता है तो करना क्या होता है, ऊपर फॉर्मूले मैंने बताया था। अगर रीजन वैकेंसी होता है तो ऐसे में जीएवी किसको मानेंगे, एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। 54,000 यूर्स जीएवी, ठीक है। अब कंपुटेशन करते हैं, कंपुटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो कंपुटेशन कर रहे हैं, फर्स्ट केस में जीएवी कितना है, तो फर्स्ट 1 मंथ वाले केस में मानते हैं जीएवी कितना आया था, 66,000। अब इसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा, म्युनिसिपल टैक्स ज़्यादा, देखिए कितना था क्वेश्चन में, म्युनिसिपल टैक्स था 20,000, 20,000 म्युनिसिपल टैक्स लेस हो जाएगा। 20,000 जैसे ही लेस होगा, 66,000 माइनस 20,000 आता कितना है, 46,000। अब क्या करना है, 30% ऑफ एनएवी हमें रिडक्शन मिलेगा, एनएवी हमारा आ गया 46,000, इसका 30% लेस कर दो, मल्टीप्लाई बाई 30%, आ गया 13,800। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है कुछ भी नहीं है, देख लो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि लोन ओन पे बनाया गया मकान, कहीं लोन ओन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो छोड़िए, सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन नील कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, टैक्सेबल कितना आया, 46,000 में 13,800। 13,800, बिल्कुल सही आ गया। 32,200 इट इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो नीचे फॉर्मूला करते हैं पेस्ट। अब हम लोग लगाएंगे किस पे, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वैकेंसी कितने समय थी, 3 मंथ। चलो जीएवी कितना है, जीएवी हालांकि अपने आप आ ही गया, जीएवी कितना है, ये 4,000, सेकेंड वाले के टैक्स वही 20,000 रुपये, 35,000 रुपये आ जाएगा। जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स घट गया, 34,000 रुपये आपका नेट एनुअल वैल्यू आया, उसमें 30% आप क्या करेंगे, डिडक्शन लेस करेंगे, इंटरेस्ट कुछ नहीं, 23,800। तो अगर एक महीना वैकेंसी होता तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती 32,200। अगर 3 मंथ्स वैकेंसी का केस होता, 3 महीना खाली रहता, तो 23,800 रुपये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 मंथ वैकेंसी, 3 महीना वैकेंसी था यहाँ पे, इस केस में लगाया, और यहाँ पे क्या लगाया, 1 मंथ वैकेंसी। मतलब मकान 1 महीना खाली रहा था। तो 2 केसेस में हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, आज का जो ये जो टॉपिक था ना, वैकेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि आज हम लोगों ने ये सॉल्व किया, अब कल हमें क्या देखना है, कल हमें ये देखना है कि अगर प्रॉपर्टी का पूरा पोर्शन नहीं, कुछ हिस्सा ही अगर क्या हो, पूरा हिस्सा नहीं, किराए पे दिया, कुछ हिस्सा ही हमने किराए पे दिया हो, तब फिर क्या, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि सर मैं मकान में रहता हूँ, मैंने ऊपर का हिस्सा मैंने किराए पे दे दिया है, तो यहाँ पे देखो बात कर रहा है 50% पोर्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपकी जो बुक में एक एग्जाम्पल दिया था जिसको मैंने नहीं पढ़ाया था, कौन सा केस है और ऊपर वाला, हाँ ये वाला पहला एग्जाम्पल, जो ये हम लोग ने जीवी का पढ़ा था उसके जस्ट नीचे दिया था, यहाँ पे भी वैकेंसी का केस है। पीरियड ऑफ वैकेंसी देखो यहाँ पे है, 3 घर हैं इनके पास, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, तीनों का अलग अलग बस कंपुटेशन करना है। पहले हाउस कोई महीना वैकेंसी नहीं रहा, दूसरे हाउस की बात कर रहा है 1 महीना वैकेंसी था, तीसरे हाउस की बात कर रहा है कि 6 महीने की वैकेंसी था। तो आपको ये 3 हाउसेस का कंपुटेशन करना है, जैसे आज मैंने किया भी आपके सामने, वैसे ही आपको करना है। अब आप चाहे कॉपी पे करें चाहे एक्सेल पे करें, ठीक है ना, प्लीज़ इसको खुद से सॉल्व करिएगा,
सॉल्यूशन देखना है देखिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे जीएवी ऐसे निकाल दिया इन्होंने फाइनल, बट आपको जीएवी का कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया। तो मैंने फॉर्मेट कैसे बनाया आप देख लो एक बार। तो जीएवी देखो ऐसे मैंने कैलकुलेट किया, मुझे ये स्टेप्स चाहिए आपके पास। प्लस नेहा ने भी सॉल्व किया था तो उसने भी स्टेप्स किया था, भले वर्किंग नोट में दिखाया लेकिन दिखाया। तो ये मुझे चाहिए, और देन कंप्यूटेशन आप कर लीजिए। एक्सेल में करिए, बहुत ही अच्छा होता है। एक्सेल में काम करना बहुत आसान है। एक्सेल में करिए तो और अच्छा रहता है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो। अगर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, देन कॉपी पेन करिए यूज़। तो ये आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दिया है लेकिन फिर भी देखता हूँ आप लोग क्या करते हो। मैं आपका तरीका देखना चाहता हूँ, आप कैसे उसे सॉल्व करते हो। देन एक और एग्जांपल है, चंदलर इज ओनर ऑफ द 3 हाउस प्रॉपर्टी पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज अंडर। ये भी सब दिया हुआ है, ये भी एग्जांपल आप स्टडी करेंगे। कोई इश्यूज आएंगे तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक और एग्जांपल है, यूनिट 1 यूनिट 2, यानी आधा मकान इसने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, आधा मकान इसने लेट आउट किया हुआ है। मिस्टर जॉय की बात करते हैं। मिस्टर जॉय के बारे में लिखा हुआ है कि ओन अ हाउस प्रॉपर्टी हैविंग 2 रेजिडेंशियल यूनिट, 1 यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट 2 लेट आउट। तो अगर कुछ भी नहीं दिया है कितना प्रतिशत है और यूनिट 1 यूनिट 2 कह रहा है मकान का, हम सीधा सीधा क्या मान लेते हैं 50%, यानी 50% में वो खुद रह रहा है, 50% में उसने लेट आउट कर रखा है। बाकी यहाँ पे रेंट बताया हुआ है 2 महीना, कुड नॉट रिकवर्ड। यहाँ देखो, यहाँ रेंट 2 मंथ कुड नॉट रिकवर्ड, यानी कि हम उससे रिकवर नहीं कर पाए, तो ये वैकेंसी का केस नहीं है, अनरियलाइज्ड रेंट है ये। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू। तो इस एग्जांपल्स को हम लोग स्टडी करेंगे आज में। ठीक, यानी होमवर्क क्या है, होमवर्क ये 3rd क्वेश्चन। अगर आपको कुछ समझ में आएगा तो कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर हम लोग देखने वाले हैं। तो कल हम लोग का जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ये कि अगर मकान के कुछ हिस्से को हम अगर रेंट पे उठा दें और कुछ हिस्से को अगर हम मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड रखें, तो उस केस में कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कैसे होता है। यस सर। मेरे ख्याल से आज की क्लास समझ में आई होगी, बाकी की चीज़ें हम लोग कल स्टडी करेंगे।